नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। तमाम सवालों से घिरे होने के बावजूद यूपी पुलिस एक तरफ अपराध पर लगाम लगाने के हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं अदालतों से लेकर कानूनी संस्थाएं आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कई तरह के कदम उठा रही हैं। इसके बावजूद समाज में रह रहे लोगों में हिंसा और अपराध की वृत्ति बढ़ती ही जा रही है। और तो और परिवार में छोटे और नाबालिग बच्चों के साथ महिलाएं भी इस हिंसा का हिस्सा होती जा रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब इस तरह की घटनाएं और तस्वीरें सामने ना आती हों। यह खास रिपोर्ट देखिए। लगता है इंसान का गुस्सा अनलॉक हो चुका है। क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं, बात बात पर मारपीट और अपराध की प्रवृत्ति मानो उस पर हावी होती जा रही है। और समाज में हिंसा का ये जहर तेजी से फैलता जा रहा है। इन तमाम तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये इंसानों में बढ़ते हिंसक प्रवृत्ति की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं, डराती हैं, सोचने को मजबूर करती हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, इंसानियत कहाँ खोती जा रही है। सबसे पहले हम गाजियाबाद की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक सीएनजी पंप पर होंडा कार से 3 शख्स आते हैं। जैसा कि इस वक्त कोरोना महामारी का दौर है, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, लेकिन ये तीनों मास्क नहीं पहने होते हैं। पंप का कर्मचारी बस इन्हें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहता है, जिस पर ये तीनों भड़क उठते हैं। फिर क्या, सीसीटीवी में कैद मारपीट की इन तस्वीरों को देखिए। एक शख्स गार्ड को किस तरह कभी धक्का दे रहा है तो कभी जमीन पर गिराकर पीटता है। इसके बाद इस शख्स के दूसरे साथी भी आ जाते हैं, जिनके हाथ में सीएनजी पंप पर ही रखा स्टॉपर और डंडा होता है। अब सभी मिलकर पंप के कर्मचारियों को पीटने लगते हैं। इस दौरान उन्हें इसकी फिक्र नहीं कि सामने वाले को कितनी गंभीर चोट आ सकती है, लेकिन ये तो जैसे बेखौफ, इन्हें ना तो कानून का डर और ना ही इंसानियत की फिक्र। फिलहाल तीनों पुलिस की गिरफ्त में। सीएनजी पेट्रोल पर कुछ लड़के अपनी गाड़ी लेकर सीएनजी गैस पड़वाने पहुंचे। वहां पर उनका पेट्रोल कर्मियों से कुछ विवाद हुआ, जिस पर उन लड़कों द्वारा पेट्रोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। पेट्रोल कर्मियों ने इसका विरोध करते हुए तत्काल सूचना पुलिस को दी। पुलिस पहुंचकर तत्काल उन तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया। अगर सीसीटीवी में कैद गाजियाबाद में मारपीट की तस्वीरें डराती हैं, तो अम्बेडकर नगर में सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली, जहां हंसवर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 बदमाश हकीम अबीबुर रहमान के क्लिनिक में घुसते हैं। बदमाशों के हाथों में हथियार देखकर हकीम साहब को ये समझते देर नहीं लगती कि अब वो खतरे में घिर गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और वहाँ से भागते हैं। लेकिन दोनों बदमाश उनका पीछा कर आखिर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और फिर फायरिंग करते हुए मौके से फरार भी हो जाते हैं। पुलिस की माने तो लड़की भगाने को लेकर ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ रंजिश को लेकर कोई किसी का इस तरह खुलेआम कत्ल कैसे कर सकता है? क्या इन्हें खाकी और कानून का डर नहीं? 52 वर्ष के अधीन थे और हंसवा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उनकी सुबह 8 बजे वाक़े से उनकी हत्या कर दी गई थी और 2 हमलावरों ने उनकी हत्या की थी, जिनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में आ गए थे। और जब पुलिस ने पब्लिक ने वहाँ उनको पकड़ने की कोशिश की तो वहाँ हवा में फायरिंग करके और एक पास में खड़े व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीन करके वहाँ से भाग गए थे। इस सूचना पे पुलिस ने तत्काल अपनी छानबीन शुरू की और मुकदमा लिखने के बाद चूँकि बहुत ही रोमांचक घटना थी और हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी कर दिए गए। कल रात को हंसवा पुलिस के द्वारा दोनों व्यक्तियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। अम्बेडकर नगर हत्याकांड के बाद मारपीट की ये तस्वीरें बरेली की। यहाँ सिर्फ कटिया डालने को लेकर 2 पक्षों के बीच पहले लाठी डंडे चले, फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इस मारपीट में नाबालिग लड़के और लड़कियों के साथ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। पत्थरबाजी इतने नज़दीक से हो रही है कि किसी की जान भी जा सकती है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही कि हम समाज को या अपने परिवार को, छोटे बच्चों को क्या हिंसा की सीख दे रहे हैं? बरेली की तरह ये जौनपुर से आई मारपीट की भयावह तस्वीर है। मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव का।
यहाँ भी दो पक्षों के बीच ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने लगते। इस दौरान कुछ के हाथों में कुदाल भी। मारपीट में नाबालिग लड़के लड़कियां और महिलाएं भी शामिल दिख रही, यानी ये भी कहीं न कहीं परिवार से ही जुड़ा मामला, और सभी यहाँ एक दूसरे की जान के दुश्मन नजर आ रहे हैं। ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया, लेकिन सवाल यही कि क्या ऐसे माहौल में हम बच्चों के भीतर हिंसा की प्रवृत्ति को नहीं पनपा रहे हैं। अब जरा हमीरपुर से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये तो और भी खतरनाक है। खुलेआम तमंचा लिए ये शख्स एक स्कूल का बाबू है, जो पड़ोसी से विवाद होने पर तमंचा लहराने लगता है और देख लेने की धमकी देता है। जरा सोचिए, सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल के क्लर्क की तमंचा प्रवृत्ति यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों पर क्या असर डालेगी। भले ये शिक्षक न हो, लेकिन इसकी ड्यूटी तो स्कूल परिसर में ही है। और दिन दहाड़े बीच रास्ते पर मारपीट की ये तस्वीरें उसी कानपुर की, जहां इन दिनों अपराध की बहार है। ये बाबूपुरवा बगाही का मामला है, जहां दो पक्षों के बीच हाथापाई से लेकर पत्थरबाजी तक सब कुछ हो रहा है। बहरहाल हमने आपको जितनी भी तस्वीरें दिखाई, उसका मकसद यही है कि इस तरह मारपीट या हिंसा करने वालों को इसकी फिक्र नहीं कि इससे किसको कितनी गहरी चोट लग सकती है। इस मारपीट में किसी की जान जा सकती है। आखिर इंसान हाड़ मांस से ही तो बना है, कोई पत्थर से तो बना नहीं। लेकिन इन्हें शायद ये सोचने की फुर्सत ही नहीं, क्योंकि ये पत्थर दिल होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर दूर नहीं। भूमि पूजन की तिथि तय होने के बाद अयोध्या स्थित कार्यशाला में हलचल तेज हो गई है। दिन रात पत्थरों की साफ सफाई का काम चल रहा है। यहां काम करने वाले उत्साहित हैं। साधु संतों और महंतों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या का दौरा कर जो संदेश देना था, दे ही दिया है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख तय होने के बाद अब सालों का सपना जल्द ही पूरा होगा। राम भक्त खुशी से झूम रहे हैं। वहीं कार्यशाला के सुपरवाइजर अन्नू भाई सोनपुरा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। आखिर 30 साल के लंबे इंतजार के बाद ये शुभ दिन, शुभ मुहूर्त आया है। अन्नू भाई सोनपुरा की माने तो मंदिर की एक मंजिल के लिए पत्थर तैयार है। पत्थरों की सफाई का काम भी तेजी से चल रहा है। इस दौरान अन्नू भाई बताते हैं कि 30 साल निकल गए। कोर्ट से फैसला आने से पहले हर दिन हम यही सोचते रहे कि मंदिर बनेगा या नहीं, लेकिन पीएम मोदी ने कोर्ट का सम्मान किया और सबको साथ लेकर चले, और ये सपना पूरा हुआ। अभी तो सामने दिख रहा है, वो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये सफाई हुआ अभी, जब तक नीचे उतरेगा नहीं पत्थर, जब तक सफाई पूरी होगी नहीं। अच्छा, अभी कितना पत्थर तैयार है? मतलब कितने मंजिल के लिए तैयार है? हमारे पास एक मंजिल का पत्थर तैयार है। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने देखा, क्या चर्चा हुई उनसे? उन्होंने भी देखा और उनसे पूछा कितना काम हुआ है। मैंने कहा एक मंजिल का काम तैयार है। अच्छा, एक लंबे समय से आप लोग यहाँ पर लगे हैं, इंतजार तो आप लोग को भी रहा होगा इस तिथि का, और अब वो आने वाली है। 30 साल हमने निकाल लिया कि हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। जब वो मोदी जी आए, जब हमको विश्वास हुआ कि अब मंदिर बनना चाहिए। कार्यशाला में पत्थरों को तराशने और उसे चमकाने का काम तेज हो गया है। वैसे 15 जून से यहाँ पत्थरों की साफ सफाई चल रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर संजय जड़िया की माने तो इन पत्थरों को साफ करने और इसे चमकाने के लिए 23 तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी पत्थर को चमकाने में 6 घंटे लगते हैं, तो किसी में चमक लाने में 6 दिन लगते हैं। ये जो केमिकल हैं, ये किसी भी तरीके से पत्थरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कहीं पे रस्ट है, कहीं पे एल्गी है, फंगस है, तो इस तरह से। और मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि हम उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद फिर हम जहाँ पे कोई प्रॉब्लम रह जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें केमिकल अप्लाई करते हैं। लगभग 23 टाइप्स के केमिकल हैं, अलग अलग तरह के है। अलग अलग पत्थरों में अलग अलग कोई टाइम का कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। कोई 6 दिन भी लग जाता है किसी एक पत्थर को करने में, और कोई 6 घंटे में भी हो जाता है। पत्थर की सफाई में 6 दिन का वक्त? जी हाँ, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो वो प्रोसेस से हम गुजरते हैं। मान लो कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई है। वहीं साधु संत भी कार्यशाला का निरीक्षण करने लगातार आते रहते हैं।
ऐसा आदेश आया। उसके बाद भव्य दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को भूमि पूजन में आ रहे हैं। भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके नाते अयोध्या के साधु संतों में, पूरे आम जनमानस, हिंदू जनमानस में अपार खुशी। अब भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो, हम लोग खुशी हैं। भव्य दीपावली मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के आम जनमानस से आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, कोविड-19 को देखते हुए संक्रमण को से बचकर और अपने अपने घरों में ही दीपक जलाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भगवान के चित्रपट रखें, पुष्पांजलि करें। इस बीच राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद घरों दुकानों में दीपक जलाने को लेकर उत्साह है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि हर तरफ प्रकाश हो, अंधकार मिटे। इस दौरान उन्होंने सुझाव को लेकर ये भी कहा कि मुख्यमंत्री खुद योगी हैं, अनुभवी हैं, ऐसे में हम लोगों को उन्हें सुझाव देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल दीपक जलाने के लिए मुख्यमंत्री जी का कहना है घर घर में दीपक जलाइए। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार घर घर में दीपक जलाएंगे। मकान में, घर में, दुकान में, हर जगह जहाँ पर है दोनों ने दीपक जलाने के लिए कहा है। उसी प्रकार से दीपक जलाए जाएंगे। कोई सुझाव के तो स्वयं योग्य है, अनुभवी हैं और हम लोग क्या सुझाव देंगे। कल सब सारे अयोध्या के धर्माचार्य बैठे थे, उसी में योगी जी भी आए थे। उन्होंने यही कहा इसको दिव्यता भव्यता के साथ बनाइए, घर घर में दीपक जलाइए। बहरहाल अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का दिन नजदीक आ रहा है, देश भर में भक्तों से लेकर इससे जुड़े तमाम लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। आखिर हर भक्त की दिली तमन्ना यही है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने। शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रशासन राहत इंतजामों का दावा कर रहा है। गोरखपुर में अफसर नदियों की आरती उतारकर पानी कम होने की दुआ मांग रहे हैं। ये पानी का प्रहार है। धरती पर इन दिनों इसकी धार और धारा इतनी धारदार कि इसके सामने जो भी आता है उसका हर्ष वैसा ही होता है जैसा आप अभी इन तस्वीरों में देख रहे हैं। मिट्टी हो या मकान, सब कुछ यहाँ मिट्टी में नहीं पानी में मिल जाता है। यहाँ से वहाँ तक जहाँ भी नजर जाएगी बस पानी ही पानी। मानो ये कोई नदी नहीं, समंदर हो जिसके ओर छोर का कोई ठिकाना ही ना हो। बस अपने सामने आने वाली हर चीज को अपनी आगोश में लेने के लिए आतुर। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये श्रावस्ती के जमुना में राप्ती नदी है। इन दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये नदी किनारों को काटती हुई प्रचंड वेग से बह रही है। इसकी इस धार के आगे सब कुछ कुंद हो जाता है। अब तक ये नदी न जाने कितने एकड़ जमीन को लील चुकी है। 10 बीघा जमीन कट गया है। कहाँ पे कटान कर रही नदी इस वक्त? इस वक्त यही बंदरहा बाबा के बीच मधवापुर घाट जी, सर्रा जी, 15 मीटर। इधर गोंडा में घाघरा नदी ने भी अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं। इस समय बाढ़ की कोई अभी स्थिति नहीं है। हमारी जो 23 बाढ़ चौकियां हैं वो सभी एक्टिवेट हैं। बाढ़ खंड के कर्मचारियों को उनको निर्देशित कर दिया गया है, वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हमारे तहसील लेवल के जितने भी राजस्व कर्मी हैं वो फील्ड में लगातार लगे हुए हैं। सीबीओ के स्तर से जो टीकाकरण की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। मेडिकल विभाग द्वारा क्लोरीन की गोलियां वहां पर बंटवा दी गई हैं। संभावित बाढ़ की दृष्टि से हमारा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इधर गोरखपुर में भी राप्ती नदी हो या रोहिन या फिर दूसरी नदियां, सभी उफान पर है। खतरे के निशान को पार कर गई, जैसे अपनी ही सीमा को लांघने के लिए आतुर हो। नदी किनारे बसे गांव या तो बाढ़ की मार झेल रहे हैं या फिर उन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन इस बाढ़ से निपटने का दावा तो कर रहा है, फिर भी समस्या जस की तस ही है। और क्यों नहीं, आखिर बाढ़ प्रबंधन वाले सिंचाई विभाग के अफसर भी भगवान भरोसे ही है।
अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये है चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में स्थित राप्ती नदी के बरहीपात का इलाका और ये हैं गंडक और बाढ़ खंड के चीफ इंजीनियर आलोक जैन। साहब खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती नदी की मान मनोवन करने के लिए पूजा अर्चना कर पहले बाकायदा तटबंध पर पंडित जी से मंत्रोच्चार किया। इनका कहना है कि नदियों की पूजा करना हमारी परंपरा है और हम बाढ़ से निपटने के लिए हर तरह से तैयार हैं। नदियां हमारी जो है जीवन दायिनी है। नदियों के प्रति हम अपनी जो आस्था प्रकट करते हैं और उस बहाने एक संदेश भी जनमानस को दिया जाता है कि लोग नदियों की सुरक्षा करें, नदियों के प्रदूषण और सबसे जो है उनको पुनर्जीवन के बारे में सोचें। तो पूजा का आशय यही है हमारा। तो क्या लग रहा है सर, पूजा पाठ करने से गंगा जी मान जाएंगी? पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन जो सुरक्षात्मक कार्य है वो सब हम लोग के द्वारा किए जा रहे हैं लगातार। बहरहाल बारिश और बाढ़ की समस्याएं सालों से, मानसून आते ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कलेजा डर से बैठ जाता है। वैसे भगवान पर भरोसा भी बुरी बात नहीं और आज तो ज़्यादातर लोग भगवान भरोसे ही हैं, लेकिन काश इन जैसे इंजीनियर साहब मानसून से पहले कर्म को ही पूजा मानकर बांध से लेकर दूसरे संसाधनों की मरम्मत पर जोर दिए रहते तो शायद उफनती नदियों को मनाने के लिए इस तरह आरती की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाढ़ और बारिश की समस्या सालों से चली आ रही है और साहब तो सालों की नौकरी के बाद आज चीफ इंजीनियर तक पहुंच गए, लेकिन बाढ़ वही की वही। जरा सोचिए, समझ में आ जाए। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।